बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आगाज करते हैं अल्लाह ताला का नाम लेकर, जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। डियर स्टूडेंट्स, हमने पिछले लेक्चर में हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल के मुतालिक स्टडी किया है कि हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल से मुराद ये है कि किसी भी माइक्रो पार्टिकल के लिए ये इम्पॉसिबल है कि हम साइमल्टेनियसली उसकी पोजीशन और उसका मोमेंटम साइमल्टेनियसली मालूम कर सकते हैं। तो इट इज इम्पॉसिबल टू मेजर साइमल्टेनियसली बोथ द पोजीशन एंड मोमेंटम ऑफ ए माइक्रो पार्टिकल विद सर्टेनिटी। और मैथमेटिकली हम लिख सकते हैं डेल एक्स इंटू डेल रो is equal to h. Del x is the change in position and del rho is the change in momentum and h is the Planck's constant. और इसको हम जब लिखते हैं तो यूं लिखते हैं कि del x into del rho is equal to h over 4 pi. h भी लिख सकते हैं, h over 4 pi भी लिख सकते हैं। Dear students, ये रिलेशन जो मालूम किया गया है डेल एक्स इंटू डेल रो इज इक्वल टू एच और एच ओवर 4 पाई, इसके लिए एक एक्सपेरिमेंट किया गया जिसको हम कहते हैं थॉट एक्सपेरिमेंट। थॉट एक्सपेरिमेंट के जरिए ये एक माइक्रोस्कोप ले ली गई जिसको बोलते हैं गैमा माइक्रोस्कोप। एक पार्टिकल जो कि ओ पॉइंट पे है, इस पे फोटॉन आके पड़ा और इसका जो डायरेक्शन है वो अलोंग एक्स एक्सिस। जब इस फोटॉन को टकराने से पहले लिया गया तो इसकी फ्रीक्वेंसी न्यू थी, इसकी वेवलेंथ लैम्डा थी। अगर ये सपोज करें कि ये फोटॉन इस अपर्चर के जरिए इस ओ ए डायरेक्शन पे मूव करता हुआ पॉइंट ए पे आता है, तो यहाँ पे इस फोटॉन का जो एंगल ऑफ रोटेशन है वो होगा अल्फा और इसकी नई फ्रीक्वेंसी हो जाएगी न्यू बार और इसकी वेवलेंथ हो जाएगी लैम्डा बार। तो ये रैले ने एक रिजॉल्विंग पावर का फार्मूला अप्लाई किया जिसमें लैम्डा डैश ओवर 2 साइन अल्फा आ गया। फिर एक और एक्सपेरिमेंट किया गया जिसको आउट एक्सपेरिमेंट कहते हैं, उसमें रिजॉल्विंग पावर आ गई डेल एक्स बाई 2। फिर उसको हमने कंपेयर करके अल्टीमेटली जो रिलेशन निकाला वो क्या था, डेल एक्स इंटू डेल रो इज इक्वल टू प्लैंक्स कांस्टेंट। तो यही वो रिलेशन है जो हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल को एक्सप्लेन करता है। अब ये हमारा जो आज नया टॉपिक है वो है क्वांटम मैकेनिक्स एंड इट्स सिग्निफिकेंस। तो भाई सबसे पहले देखें कि क्वांटम मैकेनिक्स क्या है। क्वांटम मैकेनिक्स इज अ ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द स्टडी ऑफ वेरियस थ्योरेटिकल and mathematical relationships between energy and matter। तो इसकी जो डेफिनेशन है उसके बन जाती है कि इट इज अ ब्रांच that deals with the study of various theoretical and mathematical relationships between energy and matter। अब ये जो क्वांटम मैकेनिक्स है इसकी इब्तदा होती है 20वीं सदी में। और अगर आप माजी के झरोकों में देखें तो बहुत सारे नामी ग्रामी साइंसदान थे जिन्होंने क्लासिकल मैकेनिक्स पे काम किया, जिसमें खास तौर पे न्यूटन या इसकी जो मैकेनिक्स थी उसको हम बोलते हैं क्लासिकल मैकेनिक्स। तो अब हम इस तरह करते हैं कि इस क्लासिकल क्वांटम मैकेनिक्स के दरमियान एक कंपैरिजन पढ़ते हैं कि क्लासिकल और क्वांटम मैकेनिक्स के दरमियान क्या क्या बातें सेम हैं और क्या क्या बातें डिफरेंट हैं। तो लिहाजा हम एक तरफ आ जाते हैं क्लासिकल मैकेनिक्स और दूसरी तरफ आ जाते हैं क्वांटम मैकेनिक्स। तो भाई जो बॉयज हैं ये आ जाए क्लासिकल मैकेनिक्स और गर्ल्स आ जाए क्वांटम मैकेनिक्स। जी आप पहला पॉइंट पढ़ें कि व्हाट इज द क्लासिकल मैकेनिक्स। जी पढ़ें जरा। जी आप सर
It deal with the study of microscopic object. Example के तौर पे है planets and stars. ये बड़े बड़े जो मैक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट्स हैं ये इनको डील करता है। जबकि जीआर क्वांटम मैकेनिक्स क्या है? It deal with the study of micro particles, for example, electrons, atoms, पहला पॉइंट molecules, क्लियर है भाई? etc. क्लासिकल मैकेनिक्स बेस करती है मैक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट्स पे, जबकि क्वांटम मैकेनिक्स किसके ऊपर बेस करती है? ये माइक्रो पार्टिकल्स के ऊपर। इसी तरह ये क्लासिकल मैकेनिक्स किस पे बेस करता है? सीआर Sir, it is based on Newton law of motion. जीआर Quantum mechanics, it is based on Schrödinger wave equation. श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। जी नंबर 3, बेस्ड ऑन, It is based on only on the particle nature of object. जबकि ये क्वांटम मैकेनिक्स जीआर किस पे बेस करती है? It is based on the dual nature of the object. डुअल नेचर ऑफ द ऑब्जेक्ट। जी नंबर 4 पे आ जाएं जी, क्या है ये? जी सर 4 नंबर ऊपर है। It puts no limitation in the accuracy for measuring any observable. इसमें अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल अप्लाई नहीं होता, जबकि इसमें क्या है? इट हैज सर्टेनिटी। It has certain limitations on the measurement of observable. यानी ऑब्जर्वेबल से मुराद है पोजीशन और मोमेंटम। तो ये दोनों जो ऑब्जर्वेबल है, इसकी आप जो मेजरमेंट है वो यकीनी नहीं कर सकते, क्योंकि इसके अंदर जो क्लासिकल मैकेनिक्स है इसमें कोई लिमिटेशन नहीं है, जबकि क्वांटम मैकेनिक्स में इन दोनों ऑब्जर्वेबल की लिमिटेशन होगी। नंबर 5 जी, In classical mechanics, everything can be measured with 100% accuracy. जबकि In quantum mechanics, we cannot measure everything with 100% accuracy. ये वही बात अभी हमने पढ़ी जो हाइजेनबर्ग में। जी नंबर 6, Two observable can be measured simultaneously. Example में है position and momentum. मोमेंटम, जबकि इसमें क्या है? Two observable cannot be measured simultaneously. गुड। जी जी हाँ, According to classical mechanics, energy is absorbed and emitted in a continuous fashion. जबकि इसमें कोई कंटिन्यूअस फैशन। In quantum mechanics, energy is no longer a continuous function. जी नंबर 8, Classical mechanics is complete, definite theory in the sense that the computational procedure do not introduce any statistical uncertainties into the system. ये मैंने पहले भी बताया है कि स्टैटिस्टिक में हम एक टर्म यूज करते हैं प्रोबेबिलिटी, सर्टेनिटी। ये सर्टेनिटी, प्रोबेबिलिटी जो स्टैटिस्टिकल टर्म्स हैं क्लासिकल मैकेनिक्स में इस्तेमाल नहीं होती थी, लेकिन ये जो है इसमें क्या है, नो रिजल्ट इज डेफिनेट रादर मोस्ट प्रोबेबल। तो आप क्वांटम मैकेनिक्स में जो भी रिजल्ट आप हासिल करेंगे वो डेफिनेट नहीं होगा, बल्कि वो क्या होगा? मोस्ट प्रोबेबल होगा। क्लियर पॉइंट? क्लासिकल मैकेनिक्स में आपके पास जो रिजल्ट आते हैं वो डेफिनेट आते हैं, लेकिन जो आपके पास रिजल्ट आते हैं क्वांटम मैकेनिक्स में वो डेफिनेट नहीं होते, बल्कि मोस्ट प्रोबेबल होते हैं। आगे जी जी नंबर 9, The classical mechanics cannot be generally extended down to atom realm. यानी आप क्लासिकल मैकेनिक्स को अप्लाई करते हैं बड़े बड़े ऑब्जेक्ट पे, मैक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट पे, लिहाजा क्लासिकल मैकेनिक्स को आप डाउन टू एटम यानी बहुत छोटे पार्टिकल पे अप्लाई नहीं कर सकते। लेकिन इसके बरक्स ये क्या है भाई? It can be used to calculate properties of gross system, where classical mechanics is valid through the efforts involved may be greater than those on the classical basis. This idea is known referred as correspondence principle. कॉरेस्पॉन्डेंस प्रिंसिपल ये होता है कि जो रिजल्ट आप क्वांटम मैकेनिक्स के हासिल करते हैं उनकी बुनियाद होते हैं क्लासिकल मैकेनिक्स। तो लिहाजा आप सिंपली ये कह सकते हैं
कि आप क्लासिकल मैकेनिक्स में जब आप एक्सटेंशन करते हैं तो डाउन टू एटम नहीं जा सकते, लेकिन जब आप आते हैं क्वांटम मैकेनिक्स पे डाउन टू एटम जाते हैं तो बुनियाद क्या होती है? क्लासिकल मैकेनिक्स। तो लिहाजा क्वांटम मैकेनिक्स में कॉरेस्पॉन्डेंस प्रिंसिपल होता है, लेकिन क्लासिकल मैकेनिक्स में कॉरेस्पॉन्डेंस प्रिंसिपल अप्लाई नहीं होता। ये इसका एक बुनियादी फर्क है। ये पॉइंट क्लियर है जी? नंबर 10, सर ये रिपीट कीजिएगा प्रिंसिपल वाला। कॉरेस्पॉन्डेंस प्रिंसिपल से मुराद ये है कि क्वांटम मैकेनिक्स की बुनियाद है क्लासिकल मैकेनिक्स पे, लिहाजा इसको बोलते हैं कॉरेस्पॉन्डेंस प्रिंसिपल। क्या बोलते हैं? बोले। कॉरेस्पॉन्डेंस प्रिंसिपल। आपने एफएससी की है, एफएससी तो आपने तब की ना जब आपने मैट्रिक की है, लिहाजा जी एफएससी सर। के लिए शर्त क्या है कि आप मैट्रिक पास हो, लेकिन मैट्रिक के लिए जरूरी नहीं है कि आप एफएससी पास हो। ओके, पास में लग गई। अब क्लासिकल मैकेनिक्स की बुनियाद बड़े बड़े ऑब्जेक्ट पे है, लेकिन जब क्वांटम मैकेनिक्स है इसकी बुनियाद माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट्स के ऊपर है। लिहाजा जो कुछ आप पढ़ते हैं ना क्वांटम मैकेनिक्स में, वो बुनियादी तौर पे उसकी बुनियाद होती है क्लासिकल मैकेनिक्स। इसको हम बोलते हैं कॉरेस्पॉन्डेंस प्रिंसिपल। ओके जी सर। जी, नंबर 10 पे आ जाएं जी। Normally large units are used for measurement. एग्जाम्पल के तौर पे है किलोमीटर, किलोग्राम, etc. ठीक है जी। और उसमें Usually small units are used, for example, angstrom, nanometer, millimeter, centimeter. गुड। अच्छा, ये 11वां पॉइंट पढ़े जी। Classical mechanics fail to explain the energy matter relationship. वो एनर्जी मैटर रिलेशनशिप पढ़ा ना, आइंस्टाइन इक्वेशन इज इक्वल टू mc स्क्वायर। क्लासिकल मैकेनिक्स उसको एक्सप्लेन नहीं करता, लेकिन क्वांटम मैकेनिक्स उसको सक्सेसफुली एक्सप्लेन करती है। जी जी, आप पढ़े। Quantum mechanics successfully explain these relationship. ठीक हो गया। लो जी, अब मुझे बताएं कि अगर कोई क्वेश्चन है आपका तो पूछ लें यहां तक। सर इसके जो हम स्पीड ऑफ लाइट वगैरह डिस्कस करते हैं वो क्लासिकल मैकेनिक्स के थ्रू करते हैं? क्या जी? स्पीड ऑफ लाइट वगैरह और जो वेव्स वगैरह हम डिस्कस करते हैं वो क्लासिकल मैकेनिक्स के अंडर करते हैं? नहीं, वो तो वैसे ही एक जनरल अलग से चीज आ जाती है। बेसिकली जो क्लासिकल और क्वांटम मैकेनिक्स हैं इनमें ये 13 फर्क है। अभी आपने पढ़े हैं 11। तो जो मेन इसमें डिफरेंस आ रहा है ना, ये वाला वो आ रहा है, ये वाला जो अभी हम पढ़ेंगे इसको जरा देखिएगा कि जो स्पीड ऑफ लाइट है वो समथिंग एल्स है। लाइट को नहीं हम पढ़ रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं मैक्रोस्कोपिक और माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट्स। जिस ईयर पढ़िएगा पॉइंट नंबर 5। Classical mechanics deal with matter without considering the atomic or molecular structure. यानी इसमें हम एटॉमिक या मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर को कंसीडर नहीं करते, जबकि क्वांटम मैकेनिक्स क्या है? Quantum mechanics can utilize the data of classical mechanics and give an insight into reaction mechanics. तो ये रिएक्शन मैकेनिक्स में और क्या इसको क्या कहते हैं, जो वही क्लासिकल मैकेनिक्स का आता है ना, ये उसी को यूटिलाइज करती है और यूटिलाइज करने के बाद ये हमें रिएक्शन मैकेनिक्स के ऊपर इंसाइट प्रोवाइड करती है। ये पॉइंट क्लियर है? 13वां पॉइंट पढ़ें जी। Classical mechanics cannot deal with advanced scientific problems. जबकि It is the science of future and discuss many problems of both physical and medical sciences. जी, तो ये आपने 13 फर्क पड़े हैं बिटवीन क्लासिकल एंड क्वांटम मैकेनिक्स। तो इनमें जो बुनियादी फर्क हैं वो ये है कि क्लासिकल मैकेनिक्स की बुनियाद है मैक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट्स पे और क्वांटम मैकेनिक्स बेस करती है माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट्स पे। क्लासिकल मैकेनिक्स बेस करती है इस चीज के ऊपर कि मैटर पार्टिकल नेचर रखता है, जबकि क्वांटम मैकेनिक्स बेस करती है कि मैटर की वेव लाइक नेचर है। जितने भी हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल हैं या डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस है, क्लासिकल मैकेनिक्स उसको नहीं मानती, लेकिन जो क्वांटम मैकेनिक्स है वो इन दोनों के ऊपर बेस करती है। लेकिन सबसे बड़ी इसमें कंडीशन ये है कि जो डाटा क्वांटम मैकेनिक्स में आप पढ़ते हैं वो क्लासिकल मैकेनिक्स ही इसको प्रोवाइड करती है। ठीक है जी?
तो ये कुछ इसमें फर्क थे, खास तौर पे यूनिट्स के हवाले से, ऑब्जेक्ट के हवाले से, हाइपोथेसिस के हवाले से। अगर कोई आपका क्वेश्चन है तो आप पूछ लें। सर ये जो क्लासिकल है ये एडवांस साइंस को क्यों एक्सप्लेन नहीं करती? ये बताया कि जो हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल है ना, उसमें वो डील करता है माइक्रो पार्टिकल्स को, जब माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट्स को, इसलिए उसको डील नहीं करता। ये जरा माइक बंद कर लें भी, दरमियान में किसका खुला हुआ है, जरा अपना माइक प्लीज। और जिसने बात करनी है वो बात करे, बाकी माइक अपना ऑफ कर ले। तो ये पॉइंट क्लियर है भाई आपको? दिस पॉइंट इज क्लियर? यस सर। ओके, लो जी, अब एक बहुत ही अहम, बहुत ही इम्पोर्टेंट, ये एक डेरिवेशन है। अब मैं डेरिवेशन को आवाज कट रही है सर। अच्छा जी, जी अब देखें आवाज कुछ बेहतर हुई है भाई? जी सर। अच्छा जी। डियर स्टूडेंट्स, अब मैं आपको जो नेक्स्ट टॉपिक पढ़ाने जा रहा हूं, इसमें कुछ तो बेसिक चीजें हैं और कुछ उसकी डेरिवेशन है। चूंकि आपका पेपर होना है उसमें एमसीक्यूज टाइप पे, तो मैं आपको जो इसकी बेसिक चीजें हैं वो बता दूंगा, डेरिवेशन नहीं आपको बताऊंगा कि ये डेरिवेशन कैसे हुई है। क्लियर हो गया पॉइंट? बोलिए। जी सर। यस सर। यस सर। अच्छा, ये ना जी 1926 में, 1926 में अर्वन श्रोडिंगर नामी एक ऑस्ट्रियन माहिर तबीयत था। उसने एक वेव मैकेनिक्स मॉडल को डिस्क्राइब किया है। तो 1926 में अर्वन श्रोडिंगर नामी एक ऑस्ट्रियन फिजिक्स ने मैकेनिकल मॉडल ऑफ एटम को एक्सप्लेन किया, और इसमें उसने ये बताया है कि जो मैटर है वो वेव लाइक और पार्टिकल नेचर दोनों रखता है, यानी इलेक्ट्रॉन की पार्टिकल और वेव नेचर दोनों को उसने डिस्क्राइब किया है। अच्छा, इसमें उसने क्या किया है कि एक इलेक्ट्रॉन जब न्यूक्लियस के गिर्द रिवॉल्विंग करता है तो उसकी वेव लाइक नेचर हो। अच्छा, अब जब ये इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के गिर्द मूव करेगा तो यहाँ मोशन होगी, वो 3 डायमेंशनल होगी। उसकी मोशन अलोंग एक्स एक्सिस, अलोंग वाई एक्सिस और अलोंग जी एक्सिस होगी। तो हम जब ये एक सिंपल सी बात करते हैं तो उसने एक ऐसी इक्वेशन ड्राइव की है, एन इक्वेशन which describes the wave motion of an electron wave along any of the 3 axes is called Schrödinger wave equation। तो ये श्रोडिंगर वेव इक्वेशन की डेफिनेशन है। ऐसी इक्वेशन जो आपको ये बताती है कि इलेक्ट्रॉन की वेव मोशन 3 एक्सिस के मुताबिक होगी, उसको हम क्या नाम देते हैं? वेव इक्वेशन। ये बात क्लियर हो गई जी? दिस पॉइंट इज क्लियर? जी सर। अच्छा, अब आगे है इसकी डेरिवेशन। ये मैं इसकी डेरिवेशन की तरफ नहीं जा रहा हूं, ये तो काफी टेक्निकल चीजें हैं। मैं अब आता हूं मेन इक्वेशन की तरफ कि ये इक्वेशन हमें क्या बता रही है। तो भाई जो इक्वेशन है ना, ये वाली श्रोडिंगर वेव इक्वेशन, ये 2 तरह की है। एक है तो फॉर वन डायमेंशन, ये नजर आ रही है आपको ये इक्वेशन? अगर इसको थोड़ा सा बड़ा कर दूं, ये वाला जरा गौर से देखिएगा, ये जी इक्वेशन 2.42। अब इसके मुताबिक ये जो है ना डी स्केयर साई ओवर डी एक्स स्केयर, डी स्केयर साई ओवर डी एक्स स्केयर प्लस
4 पाई स्क्वायर m स्क्वायर v स्क्वायर ओवर h स्क्वायर साई इज इक्वल टू 0। अब इसमें ये जो d स्क्वायर साई ओवर dx स्क्वायर है, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि चेंज इन वेव फंक्शन अलोंग x एक्सिस, ये डबल डिफरेंशिएटेड इक्वेशन है। चेंज इन द वेव इक्वेशन, चेंज इन द वेव फंक्शन अलोंग x एक्सिस। पाई इसकी वैल्यू 3.4 है, अगर इलेक्ट्रॉन है तो मास आ जाएगी 9.1 इंटू 10 रेज़ टू पावर -3 किलोग्राम। v इज द वेलोसिटी, h इज द प्लैंक्स कांस्टेंट और साई इसमें क्या है? ये है वेव फंक्शन। ये है श्रोडिंगर वेव इक्वेशन फॉर वन डायमेंशनल बॉक्स। लेकिन हम जब इसको अप्लाई करते हैं 3 डायमेंशन के लिए तो यही इक्वेशन हम लिखते हैं पार्शियल स्क्वायर साई ओवर पार्शियल एक्स स्क्वायर, या ये दूसरे लफ्जों में आप यूं कह लें ये इक्वेशन है जो आके फाइनल है, ये वाली। दिस इज फॉर वन डायमेंशनल, ये वाली इक्वेशन जिसको कहते हैं श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। अगर मैं इसको थोड़ा सा और बड़ा कर, ये इक्वेशन। अब इसमें जब हम, खैर ये डेरिवेशन तो आपको मैं बाद में बताऊंगा, सिंपली कह सकते हैं कि एच साई इज इक्वल टू ई साई, एच साई इज इक्वल टू ई साई। अब एच क्या है? एच की वैल्यू ये दी गई है और इसको क्या बोलते हैं? दिस इज कॉल्ड हैमिल्टोनियन ऑपरेटर। एच इज कॉल्ड हैमिल्टोनियन ऑपरेटर और ई क्या है? इट इज द टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। तो खैर आपने जो याद रखना है इस पूरे टॉपिक में वो ये है कि एक तो ये डेफिनेशन याद रखनी है, ये वाली, ये व्हाट इज श्रोडिंगर वेव इक्वेशन बोले, व्हाट इज श्रोडिंगर वेव इक्वेशन बोले जरा। An equation An equation that which describes the wave motion of an electron wave along any 3 axes y, x, y and z axis and is called Schrodinger equation. ठीक हो गया। अब जो दूसरा पॉइंट याद रखना है आपने वो आएगी इसकी एप्लीकेशंस, के श्रोडिंगर वेव इक्वेशन की कौन कौन सी एप्लीकेशंस हैं। अब ये जो इसकी एप्लीकेशन आ रही है ना, ये इसमें आपने याद रखनी है ज्यादातर। तो इसके हवाले से देखेंगे ये क्या है। नंबर 1 पे, दिस इक्वेशन is used to calculate the energy and wave function of a particle such as electron in a one dimensional box। एक तो ये इसकी एप्लीकेशन याद। कोई बात क्लियर हो गई? पहली एप्लीकेशन ये हम एनर्जी पढ़े जरा इसको। This equation is used to calculate the energy and wave function of a particle such as electron in a one-dimensional box. ठीक हो गया। दूसरी एप्लीकेशन पढ़िएगा। This equation is used to calculate the, पढ़े जरा वही सब कुछ, किसके लिए? This equation is used to calculate the energy and wave function of a particle in a three-dimensional box. अच्छा, तीसरी इसकी देखें जी। दिस इक्वेशन पढ़े जरा। This equation introduces the concept of degeneracy in atomic orbitals. अच्छा, डीजेनरेसी का मतलब होता है हैविंग सेम एनर्जी, हैविंग सेम एनर्जी। अगर इलेक्ट्रॉनों की एनर्जी सेम है, ऑर्बिटल की एनर्जी सेम है तो हम कहते हैं डीजेनरेसी। जी नेक्स्ट पढ़िएगा सिया, पढ़े। This equation has been used to derivate an expression for an electron in hydrogen atom. हम हाइड्रोजन ये कोई एक्सप्रेशन नहीं कर सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन रेडियस कितना है, इस तरह की चीजें। आगे ये क्या है जी?
This equation has been used to derive various quantum numbers which represent the postal address of an electron in an atom. क्वांटम नंबर आपने एफएससी में पढ़े होंगे कि क्वांटम नंबर बताते हैं कि मसलन जो इलेक्ट्रॉन है उसका बिहेवियर कैसा होगा, उसमें शेल कौन सा होगा, ऑर्बिटल कौन सा होगा, सब शेल कौन सा होगा, तो ये उसका पोस्टल एड्रेस होता है। आगे जी। This equation has been used to calculate the energy of pi electrons in conjugated system like benzene. अब बेंजीन में जैसे कॉन्जुगेटेड सिस्टम होता है, क्या होता है उसमें अल्टरनेटिव सिंगल और डबल बॉन्ड है, पाई इलेक्ट्रॉन पूरी रिंग के ऊपर फैले होते हैं, उनका बिहेवियर में एक्सप्लेन करता है। आगे जी। This is also used to calculate resonance energy of molecules. तो ये इसकी एप्लीकेशन है, आपने याद रखनी है। अब श्रोडिंगर वेव इक्वेशन की मैं डेरिवेशन आपको नहीं करवा रहा हूँ क्योंकि ये आपको इधर समझ भी नहीं आएगी, तो वो इंशाल्लाह जब क्लास खुलती है फिर मैं आपको डेरिवेशन इसकी करवा दूंगा। फिलहाल आपने इसको याद रखना है, इसकी क्या कहते हैं डेफिनेशन, और उसके बाद फिर क्या कहते हैं इसको, इसकी एप्लीकेशंस। क्यों जी, ठीक हो गया? बोले जी सर, ठीक हो गया। जी सर। सर एक क्वेश्चन जी बोले, पूछें। सर हमने जहाँ पे भी इसकी एप्लीकेशन में पढ़ा सिर्फ और सिर्फ एनर्जी को कैलकुलेट करता है, लेकिन हमने ऊपर जब इसकी तारीफ देखी तो उसमें हमने पढ़ा कि ये पार्टिकल नेचर और साथ में उसकी यानी कि पार्टिकल नेचर और एनर्जी नेचर यानी कि ड्यूल नेचर को डिस्कस करता है। तो वेव लाइट में इसका जो वेव फंक्शन होता है ना, वेव फंक्शन की जब हम वैल्यू निकालते हैं तो वो यही बताता है कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से कितना डिस्प्लेस हुआ है फ्रॉम इट्स ओरिजिनल पाथ, तो वो उसका वेव लाइक बिहेवियर है। पार्टिकल टाइप तो वो है ही, उसमें तो कोई डाउट नहीं, लेकिन जब हम उसका वेव फंक्शन निकालते हैं, ये डेरिवेटिव निकालते हैं डी साई और डी एक्स, तो इसका मतलब यही होता है कि हम उसकी वेव लाइक प्रॉपर्टीज को अंडरस्टैंड करें। क्लियर है जी? थैंक यू सर। अच्छा, ये एक और सुन लें, ये इसमें ना एक और भी ऑपरेटर इस्तेमाल हुआ, ये वाला ये इसको बोलते हैं डेल स्क्वायर ऑपरेटर। ये वाला इसको बोलते हैं डेल स्क्वायर ऑपरेटर भी बोलते हैं, इसको लैप्लेसन ऑपरेटर भी बोलते हैं। और ये डेल स्क्वायर किसके बराबर है? पार्शियल स्क्वायर ओवर पार्शियल एक्स स्क्वायर प्लस पार्शियल स्क्वायर ओवर पार्शियल वाई स्क्वायर प्लस पार्शियल स्क्वायर ओवर पार्शियल जी स्क्वायर। इसको हम लैप्लेसन ऑपरेटर भी बोलते हैं। जब डेरिवेशन करेंगे फिर इंशाल्लाह पढ़ेंगे इसको। तो अब आपकी मेरे साथ अगली क्लास कितने बजे है भाई? अभी एक हमने और टॉपिक पढ़ना है, आधे घंटे की ब्रेक लेने, नमाज पढ़ लें, खाना खा लें। अभी 2:16 हुए हैं, 3 बजे में अब आपकी क्लास फिर दोबारा लूंगा, कंबाइन होगी सारे बॉयज और गर्ल्स की। ओके ओके सर। अल्लाह हाफिज़। 3 बजे में दोबारा